Dear students, good morning. Class 8. As you all know that your chapter number 8 more on C++ is running for the revision class. Okay. As you all know that in previous live class we have to discussion about different topics of C++ like operators, punctuators and different type logical operators, arithmetic operators एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स. ओके, आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जो कि हमने आपको ऑपरेटर्स के बारे में और पंक्चुएटर्स के बारे में, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको लाइव क्लास में एक्सप्लेन किया. डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आज के टॉपिक में, आज की वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स. यानी जो वेरिएबल्स होते हैं, सबसे पहले तो वेरिएबल्स हम आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं कि वेरिएबल क्या होता है. वेरिएबल इज द नेम by which we can store any value in your computer memory in particular address. Okay, तो वेरिएबल क्या होता है? एक नेम होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डेटा को, किसी भी वैल्यू को अपने कंप्यूटर मेमोरी के एक पर्टिकुलर प्लेस में हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं, उसका एड्रेस डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल. तो वेरिएबल क्या होता है? जैसे सपोज दैट क्या होता है कि कोई प्रोग्राम हम बना रहे हैं तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं इंटीजर ए बी. ठीक है, तो ये क्या होता है? इंटीजर हमने आपको बताया कि ये क्या होता है आपका, दिस इज द व्हाट, ये डेटा टाइप होता है. ठीक है, और ये क्या होते हैं आपके वेरिएबल होते हैं. तो ये हमने क्यों किया? सपोज दैट कि यहाँ पे आपको दो नंबर्स को ऐड करने के लिए प्रोग्राम बनाना है. तो दो नंबर्स को ऐड करने के लिए प्रोग्राम बनाना है अगर, तो उसके लिए क्या होता है, हमें दो नंबर्स को एंटर करना होता है. कहाँ से? कीबोर्ड से. तो उसको जब एंटर करते हैं हम लोग, तो जब वो एंटर होगा तो उसके लिए कोई एक प्लेस होना चाहिए जहाँ पे वो स्टोर हो. तो उसको, उस वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं. यानी एक पहली वैल्यू हमारी ए होगी, दूसरी वैल्यू हमारी बी होगी, और ये सी हमने क्यों किया है? क्योंकि दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो कहीं ना कहीं तीसरे में क्या होगा, स्टोर हो. मान लो हमने ऐड तो कर लिया, लेकिन अब स्टोर कहाँ कराएंगे? तो स्टोर करने के लिए भी हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल रखना पड़ेगा. यानी जब आप ऐड करते हैं तो फार्मूला आपका क्या बनता है, सी इक्वल टू ए प्लस बी. अब क्या करते हैं हम, कीबोर्ड से ए की वैल्यू हमने 6 दिया और बी की वैल्यू हमने 3 दिया. अब ये दोनों जुड़ करके कितने होते हैं, 9 आते हैं. तो आपकी सी की वैल्यू, यानी सी की वैल्यू कितनी आती है, 9 आ जाती है. तो इस तरह से ये वर्किंग होती है. इस तरह से हम लोग वहाँ पे प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं और इसका डिक्लेरेशन करते हैं और इनिशियलाइजेशन भी करते हैं. तो जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको डेटा टाइप्स बताया था अलग अलग टाइप के. जैसे आपके आपका इंटीजर होता है और फ्लोट होता है और कैरेक्टर होता है. तो हमने आपको बताया था कि जो आपके नंबर्स होते हैं, नॉर्मल नंबर्स होते हैं, उसके लिए इंटीजर हम लोग करते हैं. फ्लोट यानी फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए, डेसिमल वैल्यू के लिए हम लोग फ्लोट का यूज़ करते हैं. कोई कैरेक्टर यानी आप जैसे ए बी सी या एक्स वाई जेड का यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम लोग कैरेक्टर का यूज़ करते हैं. तो इस तरह से इन डेटा टाइप्स का हम लोग वहाँ पे C++ में यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए. ठीक है, तो अब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन क्या होता है? यानी इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम क्रिएट कर लेते हैं तो उसको इनिशियलाइज करना, वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन करना, उसको रन कराना. ठीक है, इनिशियलाइजेशन जैसे हमने उसकी वैल्यू दी तो वैल्यू वो जब होल्ड करता है तो उसको हम लोग इनिशियलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है. अब यहाँ पे आपके दो स्टेटमेंट्स हैं जैसा कि हमने बताया. अब आपको दो नंबर्स को ऐड करने के लिए प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स होते हैं. एक आपका होता है सी इन और दूसरा होता है आपका सी आउट. ये दोनों ही फंक्शन C++ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम किसी डेटा को स्टोर कराएंगे तो उसके लिए हम लोग सी इन फंक्शन का यूज करेंगे, और जब किसी मैसेज को आपको डिस्प्ले कराना होता है तो उसके लिए हम लोग सी आउट का यूज़ करते हैं. तो जैसे हमने आपको सी लैंग्वेज में प्रिंटफ और स्कैनफ होता है, वैसे यहाँ पे सी इन और सी आउट होता है. तो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के हम आपको बताते हैं कि सी इन और सी आउट का हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज कैसे करते हैं और ये कैसे मैसेज को प्रिंट करता है. तो आइए देखते हैं. यहाँ पे एक दो नंबर्स को ही ऐड करने का एक छोटा सा C++ में एक प्रोग्राम बनाते हैं. तो सबसे पहले प्रोग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं, हेडर फाइल्स लेते हैं, यानी हैश
इंक्लूड IO स्ट्रीम डॉट एच, ठीक है, IO स्ट्रीम डॉट एच हैश इंक्लूड conio डॉट एच, ठीक है। तो ये दोनों हमने हेडर फाइल ले लिया। हेडर फाइल के बाद हम लोग क्या करते हैं, मेन फंक्शन यानी void मेन, फिर यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ब्रेस ओपन करते हैं, CLRSCR यानी क्लियर स्क्रीन। अब इसके बाद इतना प्रोसेस करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे, यानी INT यानी इंटीजर ABC, ये हमने लिया। अब यहाँ पे फिर cout फंक्शन लेंगे, यानी cout क्या करेगा, यानी मैसेज देंगे कि एंटर फर्स्ट नंबर, यानी यहाँ पे मैसेज देते हैं कि एंटर द वैल्यू ऑफ A, ठीक है, यानी जो A है यानी फर्स्ट वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर कराएंगे, और एंटर कराने के बाद एंटर द वैल्यू ऑफ कॉमा यहाँ रखेंगे, ये लगाएंगे, फिर अब यहाँ पे Cin A, फिर cout एंटर द वैल्यू ऑफ B, ठीक है, फिर यहाँ पे Cin B, इतना हमने किया। अब शेष पार्ट यहाँ पे लेते हैं इसका, इसके बाद फॉर्मूला C इक्वल टू A प्लस B, और फिर cout cout आपका C की वैल्यू, और यहाँ पे गेट ch और प्रोग्राम क्लोज। तो ये आपका छोटा सा प्रोग्राम है दो नंबर्स को ऐड करने के लिए यहाँ पे C++। तो यहाँ पे इसकी वर्किंग हम लोग देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने हेडर फाइल किया, फिर void मेन स्टार्ट किया, CLR यानी क्लियर स्क्रीन, अगर कोई गार्बेज है तो ये फंक्शन उसको क्लियर कर देगा। फिर यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन यानी इंटीजर ABC। फिर हमने क्योंकि हमें कीबोर्ड से वैल्यू लेना है, यूजर से वैल्यू लेना है, तो उसके लिए हमने फंक्शन स्टेटमेंट किया, cout एंटर द वैल्यू ऑफ ए, फिर उसको स्टोर कराया, क्योंकि हमने फंक्शन तो दे दिया लेकिन जब उसको हम स्टोर नहीं कराएंगे तो वैल्यू कहाँ जाएगा वो, तो Cin A, फिर से दूसरा मैसेज क्योंकि दूसरी वैल्यू को लेना है हमें, तो cout एंटर द वैल्यू ऑफ B, फिर Cin B यानी B को स्टोर कराया। आफ्टर देन जो हमारा फार्मूला होता है सम का, यानी C इक्वल टू A प्लस B, वो ऐड हो गया। ऐड होने के बाद उसको हमको डिस्प्ले करना है, तो cout C, यहाँ पे दे सकते हैं सम ऑफ A एंड B इज इक्वल टू दिस, ऐसा भी कर सकते हैं। फिर गेट ch हमने आपको बताया गेट कैरेक्टर होता है, क्योंकि ये आपके जो आपका आउटपुट स्क्रीन होता है उसको होल्ड करके रखता है। होल्ड करने का मतलब रोक के रखता है, जब आप कोई कैरेक्टर देंगे कीबोर्ड से तब जा करके वो क्या होता है, आगे बढ़ता है। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है cout और Cin स्टेटमेंट्स, तो जिसके बारे में हमने आपको बताया। अब हम लोग आएंगे यहाँ पे कंट्रोल फ्लो में। तो टॉपिक जो है हमारा है कंट्रोल फ्लो। तो कंट्रोल फ्लो क्या होता है, कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्ट्स द प्रोग्राम हाउ टू मेक अ डिसीजन एंड हाउ फर्दर द प्रोसेसिंग शुड प्रोसीड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिसीजन। Control flow gets your computer to start doing some of the thinking for you. Each of the statements like if else and if else if can be used to control how your program executes by determining if a condition is true and then executing a different section of the code based on result. This is called conditional execution. That means dear friend, control flow का मतलब होता है कि आपका जो कर्सर है उसका जो फ्लो है, कर्सर दैट मीन्स आपका जो प्रोग्राम रन हो रहा है उसका जो फ्लो है वो किस तरह से है। तो कंट्रोल फ्लो डियर स्टूडेंट्स इसको जो डिसाइड करता है, इसमें आप अभी आगे पढ़ेंगे, कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, इफ स्टेटमेंट होता है, इफ एल्स होता है, इफ एल्स इफ होता है। तो उसमें आपका जो C++ का जो कर्सर होगा वो किस तरह से मूव करेगा, वो किस कंडीशन पे रन करेगा, किस तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट्स उसको कंट्रोल करेंगे, ये जो पूरा प्रोसेस होता है यही आपका क्या होता है, कंट्रोलिंग होता है, यानी कंट्रोल फ्लो कहलाता है। ओके,
तो यहाँ पे हम लोग अपने स्टेटमेंट्स के बारे में यानी इफ स्टेटमेंट या इफ एल्स के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। तो कंट्रोल फ्लो, तो सबसे पहला कंट्रोल फ्लो में आता है आपका कंडीशनल एक्सप्रेशन आते हैं। तो कंडीशनल एक्सप्रेशन में जैसे हमने आपको बताया कि कंडीशनल एक्सप्रेशन में यहाँ पे आपका इफ होता है, इफ एल्स होता है और आपका इफ एल्स इफ भी होता है। तो ये आपके कंडीशनल स्टेटमेंट में आते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि जब भी आप कोई कंपैरिजन से रिलेटेड आप प्रोग्राम बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग इन स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं, यानी इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। जैसे आपका इफ है तो सपोज दैट ये कंडीशन बेस्ड वर्किंग होती है। तो इफ के लिए हम लोग कैसे वर्क करेंगे, जैसे इफ ए ग्रेटर देन बी, सपोज दैट ये कंडीशन है। तो इफ अगर ऐसा होता है, यानी इफ यदि ए बड़ा है बी से, तो क्या प्रिंट होकर क्या है, यानी सी आउट ए इज ग्रेटर, सपोज दैट एल्स सी आउट व्हाट, बी इज ग्रेटर। ये तो इस तरह की कंडीशन में हम लोग इसको यूज करते हैं। अब जैसे इफ एल्स है तो ये इफ एल्स का हमने बता दिया। तो अगर ऐसा होता है, यानी कंडीशन हमने वहां डाल दिया, इसके पहले के जो कोड्स होते हैं जैसे आपका हेडर फाइल हुआ, वॉइड मेन हुआ, सेलेस है, वो सारी चीजें रहेंगी। मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो अगर ऐसा होता है इफ ए बड़ा है बी से, तो क्या प्रिंट हो गया, ए इज ग्रेटर। अगर ए नहीं बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे दो ही चीजें, या तो ए है या तो बी है। अगर ए नहीं बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है कौन सा बड़ा होगा, बी बड़ा होगा, तो एल्स बी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इसी तरह से ये हमने आपको इफ बताया, इफ एल्स दोनों हमने आपको बता दिया कि इफ कंडीशन ये है। और मान लीजिए कि अगर सिर्फ आप इफ एल्स नहीं देखना चाहते, यानी एल्स का ऑप्शन नहीं देना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, एल्स वाला पोर्शन हटा करके सिर्फ ये, यानी इफ ए बड़ा है, यही कंडीशन देंगे, इफ ए इज ग्रेटर देन व्हेन सी आउट ए इज ग्रेटर। ये इफ का कंडीशन हो गया। इफ एल्स का अगर आप देखना चाहते हैं तो इफ एल्स के लिए हमने आपको ये बताया कि अगर ऐसा है, इफ एल्स इफ जो हमने आपको बताया, तो इफ एल्स इफ में भी होता है। इसी तरह के वहां पे इफ एल्स इफ में भी कर सकते हो आप, यानी जैसे आपने किया, यानी इफ के अंदर अगला वाला, जैसे आपने यहाँ पे किया था क्या, एल्स सी आउट बी इज ग्रेटर, ये हो गया। तो इफ एल्स, अब एक इस कंडीशन के अंदर कंडीशन इफ व्हाट, यानी वाली ए बड़ा है बी, और अब यहाँ पे हम देते हैं कि b इज ग्रेटर देन सी। इफ b इज ग्रेटर देन सी, तब क्या होगा, तो फिर यहाँ पे एक सी आउट दे सकते हैं, यहाँ पे सी आउट व्हाट, b इज ग्रेटर। ठीक है, इस तरह से अब ये अब क्या हो गया आपका इफ एल्स, यानी कंडीशन के अंदर कंडीशन हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफ एल्स इफ कंडीशन। तो यहाँ से ये कंडीशनल एक्सप्रेशंस के बारे में हमने आपको बताया। अब आगे आपका नेस्टेड इफ है, स्विच केस स्टेटमेंट है, तो उसके बारे में अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि इन स्टेटमेंट्स का हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो आइए आज का जो टॉपिक है हम लोग यहाँ से एंड करेंगे और आज का होमवर्क देख लेते हैं हम लोग। तो होमवर्क में जैसा कि आज का जो हमने आपको एक्सप्लेन किया, आज हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स कवर किए। आज के टॉपिक में हम लोगों ने सी आउट स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स, और उसके बाद आपके इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ देन एल्स स्टेटमेंट को हमने कवर किया। तो क्वेश्चन 1 है आपका, write the process of declaration of variable with an example। तो आपको प्रोसेस लिखना है कि कैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो एक एग्जाम्पल के साथ में। Define
द टर्म कंट्रोल फ्लो। क्वेश्चन 3 है आपके लिए, what is conditional expression explain with an एग्जाम्पल। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं और तीनों क्वेश्चन करके आपको अपने गूगल क्लासरूम पर अपलोड करना है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कई बार बताया है कि क्लासरूम पर आप अपलोड करें। अगर क्लासरूम पर अपलोड नहीं होता है किसी रीजन वश, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी पीपीएस क्लास 8 एंड एनपीपीएस क्लास 8 बोथ आप लोग वहाँ पे इसको डालेंगे, ठीक है, जिससे कि आपका होमवर्क रेगुलरली आपका चेक हो सके। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत लापरवाही आप लोग कर रहे हैं, और मैं इवन कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। सारे सब्जेक्ट में बहुत कम लोगों का गूगल क्लासरूम पर, बहुत कम बच्चों का जो है होमवर्क शो होता है, बहुत सारे लोगों का मिसिंग शो करता है वहाँ पे, मैंने देखा है। तो अगर आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हो डियर स्टूडेंट, मैंने पहले भी मैसेज दिया है, अगर आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हो तो इंश्योर दैट आपका जो पीरियोडिक टेस्ट 2 में आपका सब्जेक्ट एनरिचमेंट है, एक्टिविटी के मार्क्स हैं, इवन आपकी जो थ्योरी के मार्क्स हैं वो डिडक्ट होंगे, कट होंगे, क्योंकि क्लास टीचर जो है उनकी लिस्ट बनाई जा रही है, लिस्ट बना रहे हैं। तो आपकी जो वीडियोस बनाए जाते हैं, आपको जो होमवर्क दिया जाता है, इसीलिए दिया जाता है कि आप उसकी प्रैक्टिस करो, आप उसको प्रॉपर तरीके से होमवर्क करो और उसको आप अपलोड करो, ठीक है। और आप लोग क्या करते हो, कई बच्चों को मैंने देखा है कि गूगल क्लासरूम पर सिर्फ वो प्रेजेंट लिख करके सेंड कर देते हैं, उसके बाद वो ऑनलाइन नहीं होते हैं, उसके बाद उनका ना तो होमवर्क आ रहा है ना तो कुछ भी चीज़ें आ रही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा है, सभी बच्चों का मैं लिस्ट बना रहा हूँ, ओके। तो आप लोग रेगुलर तरीके से उसको करें और होमवर्क सेंड करें, ओके। देन इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।